गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का 18 चैप्टर 1 तथा अपशिष्ट प्रबंधन एक्सप्लेन कर रही हूँ। पौधों तथा जंतुओं का अपने आप में पूर्ण तंत्र से मुख्यतः वृक्ष पाए जाते हैं वन कहलाता है। आपने देखा होगा जहाँ अत्यधिक मात्रा में वृक्ष पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं। वन सबसे लाभदायक नवीकरणीय संसाधनों में से एक है। पृथ्वी का लगभग 1/3 भूभाग वनों से ढका हुआ है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि वन किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक हैं और क्या होगा यदि वन समाप्त हो जाए और पौधे और जंतु किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर हैं। वनों की उपयोगिता। नंबर 1, वन वायु को शुद्ध करते हैं। वन वर्षा के जल की बहने की गति को कम करते हैं तथा इस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। लकड़ी में सेल्यूलोज होता है। इसका उपयोग प्लास्टिक तथा कृत्रिम रेशे बनाने के लिए किया जाता है। विस्फोटक, वार्निश, साबुन तथा तारपीन अन्य वन उत्पाद हैं। पौधों तथा जंतुओं की परस्पर निर्भरता। नंबर 1, पौधों की जंतुओं पर निर्भरता, यानी कि पौधे जंतुओं पर कैसे निर्भर होते हैं। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जो उन्हें जंतु द्वारा निःशोषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पौधे उनका उपयोग कर लेते हैं। नंबर 2, प्रजनन के लिए। पर परागण में मधुमक्खियों, तितलियों आदि कीटों की क्रियाएं बहुत सहायक होती हैं। यदि ये इन क्रियाओं को नहीं करते तो बहुत से पुष्टि पौधे प्रजनन नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, बीजों के प्रकीर्णन के लिए। ठीक है, जंतु क्या करते हैं, बीजों को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। पोषक तत्वों के लिए जंतुओं का मल तथा सूक्ष्मजीव एवं कीटों के मृत शरीर मृदा में पोषक तत्व मिलाते हैं, जिनका उपयोग पौधों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार पौधे जंतुओं पर निर्भर होते हैं। अब जंतुओं की पौधों पर निर्भरता। नंबर 1, भोजन के लिए। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु अन्य जीव पौधों पर भोजन के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। कुछ जंतु पौधे को खाते हैं जबकि कुछ अन्य पौधे खाने वाले जंतुओं को खाते हैं। इस कारण सभी जंतु भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। नंबर 2, ऑक्सीजन के लिए। जंतुओं में श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जो जंतु द्वारा श्वसन के लिए ग्रहण कर ली जाती है। नंबर 3, वास के लिए। वृक्ष और पौधे जंतुओं को आवास प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे पक्षी वृक्षों की शाखाओं पर रहते हैं, मधुमक्खी तथा बंदर भी वृक्षों पर ही रहते हैं। वायु का शुद्धिकरण। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र। सभी जंतुओं के समान हमें भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वायुमंडल जिसमें 20% ऑक्सीजन है। जंतु लाखों वर्षों से इस गैस का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु फिर भी यह अब तक समाप्त नहीं हुई है। जब आप श्वास अंदर लेते हैं, श्वास में सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो अपशिष्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। हरे पौधे भोजन बनाने के लिए वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा के लिए जल तथा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं। पौधों से ऑक्सीजन वातावरण में चली जाती है। पौधों और जंतुओं के बीच यह विनिमय वायु के शुद्धिकरण की कुंजी है। इस प्रकार क्या होता है, शुद्धिकरण, वायु का शुद्धिकरण होता है, जिससे पौधे प्राणदायक गैस ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। यह विनिमय ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चक्र भी कहलाता है। वनोन्मूलन। वनोन्मूलन क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में पेड़ों को काटना वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन के कारण बहुत से पौधों तथा जंतु समुदाय लुप्त हो गए हैं। वनोन्मूलन के कुछ कारण निम्नलिखित है, जैसे वनों के पास बड़े बांधों का निर्माण। ठीक है, बांधों के निर्माण के लिए वनों को काट दिया जाता है। पशु द्वारा अत्यधिक चराई। पशु जब अत्यधिक मात्रा में चर लेते तो उससे क्या होता है, वनोन्मूलन हो जाता है। वनों के पास से उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण। वन्य जंतुओं को मारना। वनोन्मूलन के प्रभाव क्या होंगे, इससे अधिक बाढ़ आती है, जंतुओं का वास नष्ट हो जाता है, वे विलुप्त हो जाते हैं, वायु में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चक्र असंतुलित हो जाता है। वनों का संरक्षण। प्राकृतिक वास में रहने वाला कोई भी जीव वन्य जीव कहलाता है। वन में वन्य पौधे तथा वन्य जंतु दोनों ही होते हैं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए वन्य पौधे तथा वन्य जंतुओं के संरक्षण को एक ही विषय मानना चाहिए। वन्य संरक्षण के कुछ उपाय निम्न प्रकार हैं, जैसे खनन करते तथा बांधते समय वनों के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। जंतुओं की शिकार पर रोक लगानी चाहिए। वनों की खाद्य श्रृंखला को बचाने का प्रयास करते रहना चाहिए।
वाहित मल गंदा जल तथा अपशिष्ट पदार्थ वाहित मल होता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग जल द्वारा ढका हुआ है। इस जल के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। जीवन के लिए आवश्यक जल प्रदूषकों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ये सजीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं अथवा उन्हें मार सकते हैं। फिर भी अनेक ऐसे पदार्थ प्रतिदिन सागरों, महासागरों, झीलों, नदियों आदि में मिलते रहते हैं। इनमें से एक पदार्थ वाहित मल है, जो शहरों, फैक्ट्रियों आदि के सीवर पाइपों से होता हुआ हमारे जल स्रोतों में मिलता है। वाहित मल का निपटान। वाहित मल का निपटान एक बड़ी समस्या है। आजकल वाहित मल पाइपों के फैले जाल जैसे सीवर कहते हैं, सीवर के द्वारा उपचारक संयंत्र तक ले जाया जाता है। यहाँ उसे सबसे पहले शलाका छन्नों से गुजारा जाता है, जिससे कागज तथा लकड़ी जैसे ठोस संदूषक अलग हो जाते हैं। अब वाहित अपशिष्ट जल को ग्रीट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रभाव से छोड़ा जाता है, जिससे उसमें उपस्थित ग्रीट, बालू, कंकड़, पत्थर उसी पैंदी में बैठ जाते हैं। अब जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पैंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह गाढ़ा कीचड़ होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमायत्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल अपशिष्ट जल कहलाता है। गाढ़े कीचड़ को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है। यह अवायवीय जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली वायु गैस का उपयोग ईंधन के रूप तथा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। कई घंटों के बाद जल में निलंबित सूक्ष्म जीव टंकी की पैंदी में संकरित हो गाढ़े कीचड़ के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। संकरित गाढ़े कीचड़ लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शंकों, तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क गाढ़े कीचड़ का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। इससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे नदी, समुद्र तथा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को भीतर तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन तथा ओजोन गैस रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। इस चैप्टर को आप स्वयं रीड करेंगे। रीड करने से चैप्टर आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू।